ख़वातीन व हज़रात को स्टॉकहोम के इस सर्द मौसम में आरफ किसाना की जानब से खुश आमदेद। स्वीडन में आला तालीम के हवाले से आपने एक इंटरव्यू सुना आकब चौधरी से। उसमें वो पहला मरहला था कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब अप्लाई की जो तारीख़ है वो 15 जनवरी ख़त्म हो चुकी है। अब अगला मरहला ये है कि अगर आपने अप्लाई कर लिया है और इसके बाद आपने जब एम्बेसी जाना है तो इंटरव्यू के लिए किस तरह की आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ होने चाहिए, वहाँ कौन कौन से सवाल जवाब होते हैं, वीज़ा प्रोसेस का तरीक़ाकार, फ़ी वगैरह ये तो वो तमाम मराहल आज आप दूसरी किस्त में मुलाहज़ा करेंगे। और इसके बाद आप तीसरी किस्त देख सकेंगे कि अगर आपका वीज़ा लग गया, आप स्वीडन जाते हैं तो स्वीडन जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी है, वहाँ रिहाइश कैसे तलाश करनी है, एक फ़ैमिली का ख़र्चा कितना आ जाता है, जॉब वहाँ मिलने के चांसेस कैसे हैं, स्टडीज़ कैसी है, सेटलमेंट के लिए वहाँ पे हालात कैसे हैं, तो ये भी उन्होंने बताए हैं। तो याकूब चौधरी साहब चंद माह पहले जो हैं वो स्वीडन आए हैं फ़ैमिली के साथ। चूँकि इनका ज़ाती तजर्बा है, ये तमाम मराहल से गुज़रे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होगा जो स्वीडन आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए या के हालात के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए दूसरी किस्त देखते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो गया है और इसके बाद इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपने क्या करना है। तो आइए जनाब आकब चौधरी साहब से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज मेरे साथ जनाब आकब चौधरी हैं। ये यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ। 15 जनवरी को आपने अप्लाई कर लिया और उसमें आपने अपनी ईमेल दे दी कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। जी जी, वो ईमेल जो है ना, हाँ, वो ईमेल जरूरी है। मतलब वो सारा कुछ वो ईमेल के साथ ही आपका लिंक होगा बाद में। मतलब जो ईमेल आपने देनी है वहाँ पे। जी, ये जो एजेंट्स भी है मेरे ख्याल वो आपके बिहाफ पे वो ईमेल बना लेते हैं, वो ईमेल अपनी ही रखते हैं, वो अकाउंट बना लेते हैं आपके बिहाफ पे, हाँ, वो ईमेल अपने पास रहते हैं अपने और पास एक्चुअली आपके बिहाफ पे वो आगे बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद फिर 15 जनवरी के बाद मेरे ख्याल 2 फरवरी है शायद डॉक्यूमेंट्स जो आपके रह गए वो ये है कि कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका था, वो मिसिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वो आपको यूनिवर्सिटी बता भी देती है कभी कि भाई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर 15 जनवरी तक अगर आपका डॉक्यूमेंट को रह भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, उसमें मजीद आपके पास 2 हफ्ते होंगे, उसमें आप दे देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आपको कब पता चलता है कि आपका एडमिशन जो है वो हो गया है? 27 मार्च को ना रिजल्ट अनाउंस होता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में हो गया तो तीनों में नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया। तो जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है वो आपको पता लग जाएगा, तो उसका फी वाउचर वगैरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। वो फीस सबमिट करने की भी कुछ मेरा ख्याल कोई 1-2 मंथ्स देते हैं, लेकिन उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि फिर वीज़ा एप्लीकेशन आप तब भी फाइल कर सकते हैं जब आपने फीस सबमिट कर दी है। अच्छा, वीज़े से पहले हम इस फी की बात कर लें कि यानी आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आपने फिर यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी पे करनी है। बिल्कुल। और ये एक सेमेस्टर की फी पे करनी है? जी, फर्स्ट सेमेस्टर की आपने फीस यहाँ से पे करके जानी है। ट्यूशन फी की जो रेंज है स्वीडन में, मतलब वो आप बताइएगा वो कितनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में? स्टॉकहोम में फी जो यूनिवर्सिटीज है ना उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वैसे अगर जनरली बात की जाए तो रेंज फॉल करती है 45,000 से 90,000 के अराउंड। 90,000 तक स्वीडिश करोन तक। ठीक है, एक सेमेस्टर की। ठीक है, सही है। और मास्टर्स 1 साल का भी होता है, 2 साल का 2 साल का भी होता है। और इसमें फिर ये है कि अगर आपने एक सेमेस्टर की तो आपने पाकिस्तान दे देनी है, और उसके बाद आपकी फिर एप्लीकेशन चली जाएगी वीजा प्रोसेस के लिए। आपने जब वो दे दी, आपके पास एक कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, वो आपने जब वीजा फाइल करना है ना तो वो आपने एप्लीकेशन में लगानी है कि मैंने फीस पे मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फीस पे कर दी है, अब मुझे स्वीडन जाने के लिए वीजा दिया जाए। एक होता है नोटिफिकेशन आता है जो सिलेक्शन, जो आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, एक वो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन रिजल्ट है, और दूसरी कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट। ये 2 चीजें आपको चाहिए वीजा प्रोसेस करने के। इसके अलावा और क्या आपको चाहिए जब आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है एम्बेसी में? अब यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपका हो गया है, अब आप आ गए एम्बेसी में। ठीक है, तो एम्बेसी में एक तो ये अपने जो बताइए चीजें ये होनी चाहिए, ये 2 चीजें हैं। उसके अलावा वही जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। अच्छा, वो दोबारा देखते हैं एम्बेसी वाले? एम्बेसी पे भी, वहां पे भी लगाने हैं आप। अच्छा, वहां भी लगाने? वो भी उसके लिए भी ये है कि आपका सिंपल माइग्रेशन की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन शुरू करनी है, और वहां जाके आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो स्टेप बाय स्टेप वहां पे भी हर चीज गिवन है। अच्छा, ये अप्लाई करने का तरीका भी है कि आपने एम्बेसी नहीं जाना, एम्बेसी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करना। अब माइग्रेशन migrationsverket.se जो migration.se,
ऑनलाइन फॉर्म है, वहाँ पे आपने एक अकाउंट बनाना है जी। वो अकाउंट बनाएंगे तो आप उसी से हमेशा लॉगिन करेंगे। अकाउंट बना के आपने स्टेप बाय स्टेप ना उन्होंने सारा एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म आपने फिल करना है। जैसे आपकी पहले पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं, फिर आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर जैसे जिसने फैमिली के साथ अप्लाई करना है उसने अपनी फैमिली के भी डॉक्यूमेंट जैसे FRC हो गया, MRC हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया बच्चे का, निकाहनामा ये वगैरह। यहाँ अच्छा, ये सारा ऑनलाइन आपने ये अप्लाई सब करना कुछ ऑनलाइन फॉर्म है। है और उसके बाद जब माइग्रेशन वालों के पास पहुंचे फिर वो मुतलका एम्बेसी को भेज देंगे। ये आपने वहाँ पे जब जाएंगे फिर वहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट का भी सेक्शन आता है। ठीक है, ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट भी वीजा अप्लाई करने के लिए जरूरी है। उस पर हम तफसील से बात करते चलिए, हैं, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपने सारा अप्लाई कर दिया और ये जाएगा एम्बेसी। अब बैंक स्टेटमेंट का बताइए वो कितनी को होनी चाहिए, ये मास्टर्स के लिए जो लोग आते हैं। जी, और अच्छा, इसके लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है माइग्रेशन ने अपनी एक वेबसाइट पे, उसके अंदर है एक अडल्ट अगर आ रहा है ना, मतलब एक स्टूडेंट आ रहा है कोई, तो एक स्टूडेंट को 4 to 5 मिलियन के बीच में स्टेटमेंट चाहिए एक बंदे को 13 मंथ्स के नहीं, वीजे। अच्छा, हम ऐसे करते हैं जो मंथली एक्सपेंसेस है जी जी उस पर हम बात करें। मेरे ख्याल उसमें अडल्ट के लिए 4,500 जी जी स्वीडिश क्राउन जो है 4,500 स्वीडिश क्रोन है। एक बंदे का खर्चा जी महीने का होना चाहिए। और उसके बाद बच्चे का गालबन तकरीबन 2,500 है रफली। जी जी तो उस हिसाब से आपने यानी एक साल का आपने शो करना है, कितनी नहीं, देर वो का? ये है कि आपने वीजा कौन सा अप्लाई करना है। अच्छा। अब वीजा भी अगर आपका 1 साल का मास्टर है तो आप 12 महीनों का या 13 मंथ्स का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका 2 साल का मास्टर है तो आप दोनों का भी, मतलब 24 महीनों का भी, 24 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते हो और 13 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते और उसके बाद हो। दोबारा उसके बाद दोबारा जब आपका एक्सपायर होने वाला होगा तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते अच्छा, हो। इसमें ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है? इसमें ज्यादा बेहतर तो 2 साल का ही है लेकिन कि उसके लिए आपको बैंक उसके लिए स्टेटमेंट ज्यादा स्टेटमेंट आपकी बड़ी ज्यादा, चाहिए। हाँ उसके लिए अच्छा, जो 13 माह का क्या लें मतलब वीजा है, जी जैसे आप आए हैं फैमिली के साथ, एक आप जी के साथ चाइल्ड है, जी उसके लिए 13 माह के वीजे के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? 13 माह के वीजे के लिए रफली 7 मिलियन चाहिए आपको। 7 मिलियन रुपीस जी, 6 to 7 मिलियन के बीच में फैमिली के लिए। फैमिली के लिए। और अकेला स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो तो 4 to 4.5 मिलियन। 4 टू 4.5 मिलियन। ठीक है। और जब आपने अप्लाई करना है आपके अकाउंट में ये पैसे हों? ये पैसे हों और ये पैसे तब तक होने चाहिए तब तक आपको वीजा इशू नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन ये कोई बैंक स्टेटमेंट ये तो नहीं, ये कुछ 6 महीने 3 महीने नहीं, ये पुरानी हो। जरूरी नहीं है, नहीं, लेकिन मैं आपने आज पैसे जमा करा दिए और नहीं, ये कल भी नहीं है, स्टेटमेंट ले लें। क्वेश्चनिंग हो सकती है। हाँ, वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से लेकिन आए। वो आप अगर आपके पास उसका आंसर है कि भाई ये मेरे पास पैसे यहाँ से हैं, तो वो आप उसको आंसर करेंगे तो वो आप उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि 6 महीने से आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन टेक्निकली अगर थोड़ा सा पहले से लेकिन कर ये है लें कि तो थोड़े अच्छा से है। पैसे, ये नहीं कि आप सारे पैसे एक दफा डलवा लें, अच्छा। थोड़े थोड़े करके आप मेंटेन कर लें तो 1-2 महीने पहले तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जनाब आपने बता दिया कि मिनिमम ये बैंक की जो स्टेटमेंट होनी जी चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर आप कर देंगे अप्लाई। जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो वीजा रेशो कितनी है स्वीडन की, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे ख्याल से तो वीजा रेशो बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ काफी लोगों ने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को वीजा मिल गया। अच्छा, जिनको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला? उनको क्यों नहीं मिला, उनकी रीजन ये है, एक तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम लोग लिखते हैं हाँ। माइग्रेशन जब आप अभी वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक SOP उसे कहते हैं, मोटिवेशन लेटर या जी स्टेटमेंट जी, ऑफ पर्पस, कि आपका एग्जैक्टली। पर्पस क्या, आपने स्वीडन क्यों जा रहे हैं, क्यों सिलेक्ट किया, और आपका फ्यूचर क्या गोल, क्या आपने वापस आना है या वहीं पे सेटल होना है। तो इस किस्म की आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है। तो काफी लोग कुछ वहां पे भी गलतियां कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे पासपोर्ट आप जब सबमिट कर रहे हो तो पासपोर्ट पे आपका सिग्नेचर नहीं है। हाँ, ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था कि जब आप अपना पासपोर्ट दें तो प्लीज उस पर जरूर सिग्नेचर कर लें, हाँ, चेक कर लें। अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो सीधा रिजेक्ट कर रिजेक्ट देते हैं। कर रहे। एक आदमी को तो इथोपिया से उन्होंने चक्कर लगवाया था हाँ, पाकिस्तान का हाँ, कि साइन करके दोबारा हो, जब इथोपिया की कहानी होती थी। ये बहुत, मतलब इस तरह की चीजें जो है डॉक्यूमेंटेशन में काफी स्ट्रिक्ट है ये जी, सिस्टम। मोटिवेशन की जो अभी आके बता रहे थे, वाकई इसमें पहले भी मैंने कई व्लॉग्स में बात की है, कई के वीजा सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज हुए हैं, हालांकि एडमिशन हो गया है, उन्होंने फी भी जमा करवा दी है, लेकिन वो जो वीजा ऑफिसर है वो मुतमिन नहीं हुआ कि आपकी मोटिवेशन क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा बताना। एक और जो चीज है ना, आपकी प्रीवियस एजुकेशन आपकी मास्टर्स एजुकेशन के साथ लिंक करनी चाहिए। अब एक मेडिकल स्टूडेंट है,
वो अगर अप्लाई कर रहा है इंजीनियरिंग में तो वो मैच नहीं करती। अच्छा, ये भी मसला है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये भी एक मेजर फैक्टर है आपका वीजा रिजेक्शन। अच्छा, वहां पे आप इंटरव्यू के लिए गए थे यहाँ इस्लामाबाद में? नहीं, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है और अगर माइग्रेशन को कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो आपको इंटरव्यू, मेरे केस में इंटरव्यू में मेरी सिर्फ बायोमेट्रिक हुई। अच्छा, सबके इंटरव्यू नहीं होते? नहीं, सबके इंटरव्यू, लेकिन कुछ के इंटरव्यू होते हैं। जी, कुछ के इंटरव्यू। तो वो फिजिकल होते हैं या फोन पे होते हैं? नहीं, फिजिकल इंटरव्यू होते हैं, एम्बेसी आपको इनवाइट करती है इंटरव्यू के लिए। तो आपको कुछ ऐसा है, कुछ लोगों को जानते हैं जो इंटरव्यूज के लिए गए थे और वो क्या बताते हैं, कैसा वहां पे इंटरव्यूज? ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वो यही पूछते हैं कि आप स्वीडन, मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप स्वीडन क्यों जा रहे हैं, आपके पास ये स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं या जो भी है। फिर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन के, मतलब इस तरह के जो अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है वीजे का, इंटरव्यू का, ये यानी मार्च में तो भी वो आएगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, मार्च में आपका एडमिशन आएगा, और फिर एम्बेसी में ये जो सारा प्रोसेस है ये कब तक चलता है? अच्छा, मेरे केस में तो ये था कि मेरा 27 मार्च को वो आया था और मैंने 15 अप्रैल तक फीस जमा करवा दी थी। ठीक है। उसके बाद मुझे वीजा इशू हुआ है कोई 20th अगस्त को। इतना लेट क्यों हुआ? क्या अप्रैल में अगर आपने फी दे दी है जी तो फिर? अच्छा, मेरी अप्रैल में मैंने फीस दे दी, 15 मई को मेरी बायोमेट्रिक थी। अच्छा, मतलब 15 मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 मंथ्स मुझे लगे हैं वीजा इशू होने में। तो इस दौरान आप उनसे पूछते रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट करते रहे हैं? मैंने बल्कि 1-2 दफा वो भी फॉलो अप किया, लेकिन उनका कोई जनरली रिप्लाई आता कि यू हैव टू वेट। मतलब इसमें कोई, मतलब आप क्या समझते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा उसमें ये डिले होता है? इस वजह से भी होता है। फिर मुझे 1-2 ये आया था, रिप्लाई आया था कि अभी तक कोई वीजा ऑफिसर मुझे असाइन नहीं हुआ मेरे केस को। तो वीजा ऑफिसर असाइन होगा, तो जैसे वीजा ऑफिसर असाइन हुआ उसके 1-2 दिन बाद शायद मुझे। तो मकसद ये है कि अप्रैल में आपने फी जमा करवानी है, और जितना जल्दी से जल्दी हो ना। एग्जैक्टली। आप तो कहने का मतलब है कि आपको अगस्त में जो है ना वो वीजा ग्रांट हो जाएगा। कई होंगे जिनको जल्दी भी मिल जाता होगा। ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी बायोमेट्रिक दिया, उसके 2 घंटे बाद उनको वीजा मिल गया। वो वीजा ऑफिसर उनका तेज होगा। मैंने खुद अपने सामने इस तरह का, मेरे साथ भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी दिया, अगले दिन उनका वीजा आ गया। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद जनाब आप लकी हो, सारे स्टेप्स आपने कामयाबी से कर लिए, आपका जनाब वीजा भी ग्रांट हो गया, फिर आपने करनी है स्वीडन आने की तैयारी। बिल्कुल। इस पर मैंने 1-2 व्लॉग्स भी किए हैं कि स्वीडन आते हुए कौन सी चीजें आप साथ लेके आए, कौन सी चीजें ना लेके आए। कुछ मैंने अपनी किताब वतन सानी में भी जिक्र किया है। आप बताइए कि कौन सी चीजें साथ उस वक्त लेके आनी चाहिए और कौन सी चीजें गैर जरूरी वो नहीं लानी चाहिए।